नमस्कार, मैं हूं दीपांग। शिखर सम्मेलन दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आपका स्वागत है राघव। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने थके हुए हैं? बिल्कुल नहीं थके हुए। हालांकि रोज सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार में लगे हैं, जनसभाओं से लेकर रोड शोज कर रहे हैं। बीच में समय निकाल कर आप जब भी बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए वहां पर भी पहुंचते हैं। तो चुनाव जब किसी राजनीतिक दल को ये लग रहा हो कि वो जीत रहा है तो फिर चुनाव इंजॉय किया जाता है, उसमें थकान नहीं होती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, चाहे वो हमारे पंजाब का 2022 का चुनाव हो या दिल्ली का 2020 का चुनाव। तो एक आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरे हुए हैं और लग रहा है कि ज़रूर इस बार भी दिल्ली की जनता आशीर्वाद देगी। एक बात जो इन चुनावों में देखने में आ रही है, जो पिछले चुनावों में नहीं आई, वो ये है कि एक जो बहुत मजबूत ब्रांड था, ब्रांड केजरीवाल, उसको इस बार कुछ धक्के लगे हैं और कुछ वो कमज़ोर होता दिख रहा है। और इसी वजह से शायद जो विपक्षी हैं वो बहुत उम्मीद से हैं। अब देखिए, ब्रांड केजरीवाल कोई पीआर के जरिए या कोई अफवाहों या प्रोपेगेंडा के जरिए बना हुआ ब्रांड नहीं है। ब्रांड केजरीवाल इस देश की आवाम की उम्मीदों से बना हुआ, भरोसे पे टिका हुआ एक ब्रांड है। और वो केवल एक शख्स के अराउंड ब्रांड भी नहीं कहूंगा मैं, वो एक नए प्रकार की जो राजनीति है, उस राजनीति को, उस एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है और उसका एम्बॉडीमेंट है। इस ब्रांड को आप अगर कहें कि कमजोर हो गया है तो फिर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में आकर चुनाव प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? अगर ये ब्रांड कमजोर हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इतना चुनाव में ताकत झोंकने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर ये ब्रांड वास्तव में कमजोर हो गया है तो फिर तो बीजेपी को अपनी विजय सुनिश्चित मान ही लेनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस चुनाव में जनता का प्यार, आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल में भरोसा मिलता नजर आ रहा है, मुझे ये कहने में रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस ब्रांड की मैंने बात करी और कहा ये एक नए प्रकार की राजनीति को रेखांकित करता है। आप रिवाइंड करिए, आज से पहले कब दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे चुनाव हुआ करता था, या देश में किस बुनियादी सुविधा को लेकर देश में कोई चुनाव हुआ? ये तो जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तब से ही बुनियादी मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू हुई और उसके इर्द गिर्द चुनावी राजनीति भी शुरू हुई। वोटों का पड़ना या ना पड़ना इससे निर्धारित होने लगा। तो मुझे लगता है ये एक नए प्रकार की राजनीति लेकर जो आम आदमी पार्टी आई है, ये उसका ब्रांड है और ये कमजोर नहीं, ये बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर अब पंजाब तक पहुंच गया है। एक ये जो सवाल है कि एलजी साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार रोड़ा लगाते हैं, रोड़ा बनते हैं आपके काम में, काम करने की कोशिश में। तो वो तो अभी भी रहेंगे, आप जीत भी गए तो भी रहेंगे। तो आम मतदाता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि आप काम करने की कोशिश भी करेंगे तो भी एक रोड ब्लॉक सामने लगा हुआ है। देखिए, बीते 10 सालों में जनहित का कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प जो आम आदमी पार्टी ने लिया उसे पूरा किया। कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स, मैं कहूं कई प्रकार की परेशानियां एक सरकार को चलाने में समय समय पर आती हैं। कई बार वो राज्यपाल या उपराज्यपाल के माध्यम से होती हैं, कई बार वो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के इंटरफेयर या उनके टिप्पणी से या जजमेंट से होती है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा होता है कि सरकारें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि आपकी नीयत काम करने की है कि नहीं है और आप अल्टीमेटली जैसे तैसे डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है बीते 10 सालों में चाहे जितनी भी परेशानियां, जितने भी हमारे राह में कांटे आए हों, हमने वो सारे कांटे सहे और जनता को जो डिलीवरी देनी थी वो डिलीवरी देने का काम किया। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, परेशानियां हमारे रास्ते में बहुत आई, पर क्या मुफ्त बिजली मिलना बंद हो गई? क्या मुफ्त पानी मिलना बंद हो गया? क्या आज महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा नहीं मिलती है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं मिलती है? क्या स्कूल अच्छे विश्व स्तरीय
लेवल के बने कि नहीं बने, क्या हमारे मोहल्ला क्लिनिक आलीशान चलते हैं कि नहीं चलते हैं, क्या अस्पतालों में इलाज होता है कि नहीं होता है। ये लगातार जो बुनियादी चीजें थी, जो हमारे कोर फिलॉसफी थी एक कल्याणकारी सूबे की, एक वेलफेयर स्टेट की, वो हमने पूरी करी। मुझे लगता है कि वो कान को ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए, हमें काम कराना आता है, हम काम करा लेंगे। चलिए, ये बताइए कि एक जो बड़ी बात है जो इन चुनावों में देखी जा रही है और हरियाणा में और खासतौर पर महाराष्ट्र में ये बात देखी गई कि किस तरीके से जिसको लोग फ्रीबीज कहते हैं, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कहते हैं, क्या ये दौर है भारतीय राजनीति में जब केंद्र में हैं फ्रीबीज? देखिए, मैं इस कथन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता और उसका कारण है, मेरी अपनी ये फिलॉसफी है, मेरा अपना ये मानना है। और भारत का संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 38 में ये बात कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए वेलफेयर पॉलिसीज लाती रहे। अब आप 100 रुपए कमाते हैं, अगर फर्ज करिए एक साल में, तो उसमें से 30 रुपए इनकम टैक्स में जाते हैं, आपको भरना पड़ता है इनकम टैक्स। 15 से 20 रुपए कोई भी वस्तु खरीदेंगे उस पर जीएसटी लगता है, आपका वहां खर्च हो जाता है। 5 से 7 रुपए और जोड़ लीजिए तो आपका सेस, आपकी एक्साइज ड्यूटी, आपकी तमाम तरीके के वैट लगते हैं, उन चीजों में चला जाता है। यानी कि 100 रुपए में से 50 से 55 रुपए आपका सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। यानी कि अगर आप 12 महीने काम करके 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 6 से 7 महीने तो आप सरकार की जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। अब जब आप सरकार को इतना पैसा देते हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि आपको कुछ मूलभूत सुविधाएं दें? अगर सरकार एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किसी को एक लिमिट तक बिजली, एक निर्धारित लिमिट तक पानी या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ये मुझे लगता है ये सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, अपना काम कर रही है, उसका दायित्व बनता है। और आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आप किसी यूरोपीय देश में चले जाइए, किसी विकसित देश की ओर देख लीजिए, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, इंटरनेट फ्री है, एजुकेशन फ्री है, तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार देती है। और ये देश इसलिए विकसित बने क्योंकि ये तमाम चीजें फ्री देकर उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी हर राज्य को इस प्रकार की कल्याणकारी राजनीति और कल्याणकारी नीतियों को अपनाना चाहिए। और मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, हम लोग सांसद हैं, कोई मंत्री था भी मंच पे पहले आया था, कोई मुख्यमंत्री था। हम लोगों को तो 4-5 हजार यूनिट महीने की बिजली मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, न जाने क्या क्या, हवाई यात्रा, रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, न जाने क्या क्या चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर वही चीज जनता पर न्योछावर करी जाए तो उसे फ्रीबी कहकर देखा जाता, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और मैं इसकी तुलना करूंगा केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार क्या रेवड़ी, फ्रीबी या कल्याणकारी पॉलिसीज नहीं अपनाती? अब आप बताइए, इस देश में 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, क्या वो रेवड़ी नहीं है? गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पे किसानों को किफायती फर्टिलाइजर उपलब्ध किया जाता है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? क्या मनरेगा के नाम पे गरीब मजदूर की जेब में जो पैसा डाला जाता है वो रेवड़ी नहीं है? तो ये आपको एक चश्मे से देख, कल्याणकारी सूबे के जो दायित्व होता है उस चश्मे से इन तमाम तरीके की जो वेलफेयर पॉलिसीज है उन्हें देखना चाहिए। जी हाँ, आप चूंकि इस पर बात कर रहे हैं, इस पर मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं। जो एक और चश्मा हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम लोग LMIC देशों में हैं जहां हेल्थ पर जो खर्चा है वो GDP का 5.2% होना चाहिए, जो पिछले बजट में 2.28% घटकर 1.9 रह गया है। शिक्षा पर 64 में कोठारी कमीशन बना जिसने कहा कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च हो। नई सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात की 6% होनी चाहिए। शिक्षा की हालत क्या है कि आपके 45% बच्चे, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, 45% बच्चे 5वीं क्लास के बाद न तो ठीक से लिख पाते हैं, न ठीक से पढ़ पाते हैं, न गुणा भाग कर पाते हैं।
शिक्षा की हालत है। अगर आप किसानों की बात करें, किसानों की आय कितनी है? 10,210 रुपया। हर किसान परिवार पर उधार कितना है? 51,000 रुपया। आपकी सरकार क्या, आपकी सरकार नहीं मतलब केंद्र सरकार क्या करती पिछले 9 सालों में? 14,56,226 करोड़ रुपया 9 सालों में बट्टे खाते में डाला इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े अमीरों का। इसमें अगर आप सीधा ट्रांसफर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। ये मेरा भाषण था, मैं आगे चलता हूं, सवाल पूछता हूं। मैं सहमत हूं आपके कथन से। और इस देश में किसानी की स्थिति पे जो आपने रोशनी डाली, आप सोचिए कि इस देश में औसतन 40 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। जी। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान का कर्जा दुगना हो गया। ये सारी चीजें वास्तविकता। और महंगाई की जहां तक बात है दिबांग जी, इसका एक और चश्मा है जिससे देखना चाहिए तमाम तरीके की वेलफेयर पॉलिसीज को। हमारे देश में महंगाई की दर जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो पिछले 10 सालों के भीतर 30 वर्षीय सर्वाधिक 30 ईयर हाई तक पहुंची। इतनी महंगाई हो गई। थाली की अगर आप महंगाई देखें, थाली में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पनीर हो, दाल हो, दही हो, दूध हो, वो महंगा हो गया। तो आप इस प्रकार की वेलफेयर मॉडल्स के जरिए जब आम आदमी के घर में उसकी जेब में पैसा डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसकी महंगाई सहने की क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। आप देश भर की, एक राज्य सरकार देश भर की महंगाई तो पे लगाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन हां, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त देकर उसकी जेब में थोड़ी बचत जरूर करा सकती है कि वो इस महंगाई को सह सके। चुनाव पर आए। अगर आप देखें दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की अगर बात करें तो एक लोकसभा में पटखनी सिखाई बीजेपी ने, लेकिन हरियाणा का चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव एक तरीके से फिर उछाल पर है। और इस बार जो एक बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि आरएसएस मदद कर रही है, और मदद ही नहीं कर रही, कह भी रही है कि हम मदद कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप दिल्ली के संदर्भ में इसको देखते हैं? देखिए, वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव हो या वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम जितनी भी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। न जाने कितने मुख्यमंत्री, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने यहाँ डेरा जमाया। 200-250 सांसद यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे रहे सुबह शाम। पूरा संगठन, पूरी ताकत, तमाम तरीके के मैं कहूँ इंस्टीट्यूशंस का भी एक प्रकार से प्रयोग किया गया। लेकिन नतीजा क्या था 2015 का और 2020 का? मुझे लगता है इस बार भी उतनी ही ताकत झोंकी जा रही है हमारे विपक्षियों द्वारा जितनी पहले के चुनावों में झोंकी गई, और नतीजा भी कुछ वैसा ही होगा जो पहले के चुनावों में था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। चलिए, नतीजा तो देखेंगे हम। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाए और जो किए जाने चाहिए थे और जो आप करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो किए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका वादा नहीं किया था लेकिन फिर भी किए। लेकिन हां, कुछ ऐसे काम हैं जो अगले कार्यकाल के लिए हमने रखे हैं जो इस कार्यकाल में हमसे पूरे नहीं हो पाए। जैसे एक, यमुना की सफाई। जितना भाग यमुना का दिल्ली में लगता है उसकी सफाई हम नहीं कर पाए। उसकी सफाई अगले 5 वर्षों में अवश्य करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और ये हम खुद मानते हैं। दूसरी चीज, 24 घंटे 7 दिन दिल्ली के हर घर में पीने का मीठा पानी आए। जैसे किसी आप यूरोपीय देश में जाते हैं, आप किसी यूनाइटेड किंगडम जाइए, फ्रांस जाइए, इटली जाइए, स्पेन जाइए, कहीं भी जाइए, वहां पर आपको आरओ या वाटर फिल्टर लगे नहीं मिलेंगे। आप नलका खोलिए, ग्लास रखिए, पानी भरिए और पानी पी लीजिए। यानी कि नलके में मीठा पानी, पीने का पानी, साफ पानी आता है। दिल्ली में हम कुछ वैसा ही करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारे अगले 5 साल की योजना है कि हम कैसे करें। ये 2 मुख्य काम है दिबांग जी, जो मुझे लगता है हम इस 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए, अगले कार्यकाल में करेंगे। आखिरी सवाल, अगर एक बात अलग है इन चुनावों में, और अगर आपके नेताओं की बात करें, तो आपके जो चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, ये सब तिहाड़ जेल रहकर आए। क्या बदलाव देखे आपने इनमें? कोई व्यक्तिगत बदलाव, चुनाव प्रचार के तरीके में बदलाव, आपसी बातचीत में बदलाव? देखिए, आपसी बातचीत में या
चुनावी रणनीति में कहें ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं नजर आया, लेकिन एक चीज जरूर नजर आई कि उनका जो संकल्प था, जो दृढ़ निश्चय था कि नए प्रकार की राजनीति को इस देश में मजबूती से स्थापित करना है, एक बड़ा बदलाव लाना है, वो कहीं ना कहीं और मजबूत हुआ और जो निश्चय था वो और दृढ़ हुआ। ये जरूर मैं उनके हाव भाव से देखने का प्रयास करता हूं और मुझे नजर आता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब अति हो जाती है, जब इतना संघर्ष आपने झेल लिया, जब हर प्रकार का संघर्ष आपने झेल लिया, तो आपके लड़ने की जो ताकत है वो भी दुगनी चौगुनी हो जाती है। मुझे लगता है वो लड़ने की ताकत भी मैं इन तमाम नेताओं में दुगनी चौगुनी होती हुई देखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू राघव चड्ढा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।